अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है मंगलवार, तारीख है 17 जनवरी 2023। विषय है 2024 का आम चुनाव और मोदी। भारतीय राजनीति के बाजार में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को अपने कैबिनेट और भाजपा में बदलाव की जरूरत है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होने हैं, तो ठोस कदम उठाने का यही सही वक्त है। केंद्रीय कैबिनेट और पार्टी संगठन में बदलाव की संभावना है। इस माह अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। एक राजनेता के जीवन के कैलेंडर यह एक बेहद अहम मौका है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली है, संरक्षण का तंत्र बिना मोह के तोड़ दिया गया है और उसके पीछे के राजनीतिक तर्क, जिन राज्यों में चुनाव हैं उन्हें कैबिनेट में अधिक प्रतिनिधित्व मिले, पहचान के आधार पर मंत्री बनाए जाएं और कॉरपोरेट हित को भी परे कर दिया गया है, अब इन्हें लागू नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति के आख्यान को वंश से प्रतिभा में, विशेषाधिकार से चुपचाप काम करने में और व्यक्तिगत मनसबदारी से एक पुनर्वास गणतंत्र में बदल दिया गया है। इससे लोकतंत्र के भीतरी कामकाज को जो ना समझ सके, ना समझे, हित साधने की उम्मीद में दिल्ली आने वाले निराश हों तो हों। बहुत पुरानी पड़ चुकी समझौते की राजनीति के तरह जुड़ने की कोशिश कर रहे लौटा दिए जाएं तो कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री के कदम के बारे में भविष्यवाणी करना शेर की मांद में घुसने जैसा है। जब वे शांत और धीर रहते हैं तभी वे घातक प्रहार करते हैं। बीते 9 सालों में मंत्रियों और अहम अधिकारियों का उनका चयन पारंपरिक राजनीतिक समझ से उलट रहा है। उन्होंने योग्यता और जीत पाने की क्षमता को लेकर भी प्रयोग किए हैं। कुछ मामलों में तो नेता के साथ वैचारिक जुड़ाव की जरूरत, योग्यता को भी नज़रअंदाज किया गया है। क्या किसी ने सोचा था कि मर्जी से सेवानिवृत्त हुए एक IAS अधिकारी को वे अपने कैबिनेट में शामिल करेंगे और उन्हें अहम मंत्रालय का जिम्मा देंगे? भविष्य बताने वालों में से किसी ने संकेत दिया था कि एक महिला भारत की पहली रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री बनेगी या कोई महिला पूर्ववर्ती मानव संसाधन मंत्रालय को संभालेगी। प्रशासनिक एल्गोरिदम बनाने के मामले में मोदी ने सुपर टैग को पीछे भी छोड़ दिया है। उनकी टीम उनके निर्देशों के अनुसार परिणाम लाती है। उनमें से अधिकतर प्रधानमंत्री कार्यकाल द्वारा तैयार योजना के अनुरूप काम करते हैं। प्रधानमंत्री ही हर विषय पर साधिकार बोलते हैं। वे अग्रिम पंक्ति में होते हैं और लिख से अलग सोचते हैं। अतीत के नेताओं से अलग मोदी सभी 365 दिनों के लिए 24 घंटे के प्रधानमंत्री हैं। अधिकतर मंत्री या तो अदृश्य हैं या मामूली तौर पर उपयोगी हैं। भले ही कागज पर 77 मंत्री दिखते हैं, इस संख्या में कोई क्षेत्रीय, लैंगिक, सामुदायिक या धार्मिक पैटर्न नहीं दिखता। वे उस नियमावली से नहीं चलते जिसे कोई अन्य पढ़ सके। वे ही राजनीति की वह कथा लिख सकते हैं जिसे वे सुनना चाहते हैं। उनके दूसरे कार्यकाल में पहले कार्यकाल के 1 दर्जन से अधिक मंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद शायद वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी ताकत के बूते कैबिनेट में सबसे कम बदलाव किया है। वर्ष 2014 से 19 के बीच उन्होंने ऐसा 3 बार किया था, लेकिन इस बार उन्होंने एक ही बार अपनी टीम में बदलाव किया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने अंतिम 5 वर्षों में 4 बार अपनी टीम में बदलाव किया था। आमतौर पर अक्षम मंत्रियों
के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से बचाव, क्षेत्रीय संतुलन तथा चुनावी राज्यों के कुछ नेताओं को शामिल करने के लिए पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री आमतौर पर चुनाव से पहले अपनी टीम में बदलाव करते थे, लेकिन मोदी में ऐसी खामियां नहीं हैं क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव उनके नाम पर, उनके लिए और उनके द्वारा जीते जाते हैं। टीम मोदी ने डबल इंजन सरकार का नारा इसलिए गढ़ा था कि राज्यों के वोटर और पार्टी स्थानीय नेताओं से कहीं अधिक उनके साथ जुड़ सके। मोदी कैबिनेट में कुछ को छोड़कर कोई भी अपने राज्य में पार्टी की जीत सुनिश्चित नहीं कर सकता है। लोकसभा सांसदों के हिसाब से राज्यों को भी कैबिनेट में ठीक से समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अधिक जोर व्यक्तियों पर दिया है, न कि उनकी जाति या क्षेत्रीय संबद्धता को। उत्तर प्रदेश से भाजपा के 62 सांसद आए थे, पर राज्य से मूल रूप से संबद्ध 2 ही कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह और महेंद्र नाथ पांडे हैं। स्मृति ईरानी के अलावा राज्य से अन्य मंत्री राज्यसभा में हैं। एक दफ़ा प्रधानमंत्री अपनी टीम के बारे में निर्णय कर लेंगे तो संगठन में नए चेहरों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नई पार्टी संरचना सरकार के साथ सामंजस्य के अनुसार होनी चाहिए। अभी भी सभी मंत्रियों को पार्टी के काम भी दिए गए हैं तथा उन्हें कुछ क्षेत्रों का दायित्व दिया गया है, जहां उन्हें नियमित अंतराल पर दौरा करना पड़ता है। नड्डा के नेतृत्व में भाजपा के शीर्ष पर 12 अध्यक्ष और 9 महासचिव, 13 सचिव और 1 कोषाध्यक्ष हैं। राज्य स्तरीय नेतृत्व का महत्व और भरोसा भी संकुचित हुआ है। पार्टी संरचना में कार्यकर्ताओं का वर्चस्व है, न कि नेताओं का। जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सरकार और संगठन चलाने का काम लालकृष्ण आडवाणी पर छोड़ दिया था। 2 व्यक्तियों की इस व्यवस्था का विचार अब भी बना हुआ है, जहां मोदी वाजपेयी सरीखे हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने आडवाणी का स्थान ले लिया है। अटल आडवाणी युग में निर्णयों में पार्टी अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहम भूमिका होती है, लेकिन अब संघ की भूमिका कम भी है और हाशिए पर भी। अमित शाह आडवाणी की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं का बहुत अधिक योगदान रहता है। पार्टी के भीतर के लोग महसूस करते हैं कि मोदी और शाह को एक राजनीतिक संरचना तथा एक प्रशासनिक वास्तु को खड़ा करना होगा जो मोदी के तीसरे कार्यकाल को आगे बढ़ाए। लेकिन 2014 से हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के विश्लेषण बताते हैं कि अधिकतर चुनाव में भाजपा इसलिए नहीं जीती कि वह एक ठोस पार्टी है, बल्कि ऐसा मोदी के जादू से हुआ। अधिकतम मोदी न्यूनतम कैबिनेट के साथ एक बार फिर जीत सकते हैं। अगला विषय है ग्लोबल साउथ और भारत। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया कि 20वीं सदी में वैश्विक अर्थव्यवस्था को संरचना विकसित देश कर रहे थे और 21वीं सदी में वैश्विक वृद्धि ग्लोबल साउथ से आएगी। विकासशील देशों के जिस सम्मेलन को वे संबोधित कर रहे थे, उस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के लिए भारत ने 120 देशों को आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर यह भी कहते रहे हैं कि आज के समय में विश्व को बहुध्रुवीय व्यवस्था की आवश्यकता है। पिछले सदी में और इसी सदी में भी कई वर्षों तक विश्व में विकसित देशों का वर्चस्व रहा, लेकिन अब उनके विकासशील देश आर्थिक प्रगति की राह पर हैं, जिनमें
भारत एक महत्वपूर्ण देश है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी आर्थिक वृद्धि दर बहुत अधिक बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी विदेशी नीति को धारदार बनाया है, जिसका मुख्य तत्व सभी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण विश्व समुदाय में भारत का विशिष्ट स्थान है। बीते कुछ वर्षों से भारत ने पड़ोसी देशों, अफ्रीका देशों तथा लैटिन अमेरिका के देशों के साथ संबंधों को नए आयाम दिए हैं। स्पष्ट विदेश नीति और पारदर्शी कूटनीति के कारण वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका व्यापक विस्तार हुआ है। चाहे विश्व व्यापार संगठन हो या संयुक्त राष्ट्र हो, जलवायु सम्मेलन हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध, कोरोना महामारी या खाद्य व ऊर्जा के वैश्विक संकट हों, भारत ने हमेशा ही शांति और सहयोग की पैरोकारी की है। पर्यावरण और जैव विविधता के हालिया सम्मेलनों में तथा विश्व व्यापार संगठन की बैठकों में विकसित देशों ने जब भी ऐसे प्रस्तावों को आगे बढ़ाया है जिनसे विकासशील देशों की प्रगति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, भारत ने न केवल उनके प्रतिकार किया है बल्कि उन्हें संशोधित करने या हटाने में कामयाबी भी पाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में महामारी के समय विकसित देशों द्वारा टीकों की जो जमाखोरी का जिक्र करते हुए बताया कि भारत ने कई गरीब देशों को टीकों की खुराक भेजी। ब्रिक्स, बिमस्टेक और शंघाई सहयोग संगठन जैसे समूहों के साथ भारत नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की स्थापना के प्रयास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस वर्ष भारत में G20 और शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। इन अवसरों से भारत का नेतृत्व और निखरेगा। अब अगला विषय है गंगा का ऐतिहासिक सांस्कृतिक अध्ययन। पुराने समय की बात है, रांची से सुदूर दक्षिण में मुंडा लोग सेंदेरा यानी शिकार करने गए। उन्हें एक हिरन मिला। भागता हुआ हिरन अचानक कुत्ते के सामने आ गया। तेजी से अचानक सामने आए हिरन को देख कर कुत्ता डर गया। तेजी से अचानक सामने आए हिरन को देखकर कुत्ता डर गया। जिस स्थान पर कुत्ता डर गया था, मुंडाओं ने उस स्थान का नाम बोरोसेता रख दिया। इसी तरह जिन जिन जगहों से होकर हिरन गुजरा और जहां उनका सेंदेरा किया गया, उन स्थानों का उसी तरह नामकरण कर दिया गया। इस तरह आसपास के गांवों का नामकरण हुआ बोरोसेता यानी कुत्ता डर गया। मुंडारी भाषा यह शब्द बोरो और सेता के समास से बना है। बोरा का अर्थ होता है डरना और सेता का अर्थ होता है कुत्ता। बोरासेता झारखंड में सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड के एक गांव का नाम है। उसके आसपास अब सड़क आदि परियोजनाओं की वजह से जंगल कम हो गए हैं, लेकिन यह गांव अपने नाम की व्युत्पत्ति में जंगल के होने के अर्थ को समाहित किए हुए हैं। किसी गांव का नाम सुनने पर स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि उसका नाम कैसे पड़ा होगा। अमूमन हम इन प्रश्नों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो क्या उस स्थान से जुड़े ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भों का विस्मृति की खाई में नहीं धकेल देते हैं? क्या हम अवचेतन में जड़ जमाए औपनिवेशिक
मनः स्थितियों की वजह से ही ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, ये सामान्य सवाल नहीं है। ब्रदर जोसेफ कंडुलना ने अपनी किताब अबू हत्तू बासोसेता में इस गांव का विस्तृत कुर्सीनामा लिखा है। मुंडारी हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में सम्मिलित रूप से लिखी उनकी किताब सामाजिक संरचना के अध्ययन एवं स्थानीय इतिहास लेखन की दिशा में विलक्षण प्रयोग हैं। आदिवासी गांवों की विशेषता यह होती है कि उनमें प्राचीन काल से ही पत्थल गढ़ी की जाती है। गांव बसाने वाले प्रथम पूर्वज से लेकर अब तक बुजुर्गों के बारे में विशाल पत्थरों पर खुदाई की जाती है। किताब के लेखक के अनुसार बोरोसेता गांव को बसाने वाले प्रथम पूर्वज बड़सी मुंडा थे। उन्होंने बीहड़ जंगल को साफ कर गांव बसाया था। उनके द्वारा हमें मुंडाओं की ऐतिहासिक बसाहट और उनके भ्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही आदिवासियों के साथ गैर आदिवासियों यानी सदानों के आदिवासी आंचलों में बसने की कथा भी मिलती है। लेखक के अनुसार बोरोसेता में मूलतः कंडुलना किली यानी गोत्र के नामों का निवास है। ये लोग रांची के निकट खटंगा गांव के विभिन्न जगहों से में बसते चले गए। किली यानी गोत्र के निर्माण की ऐतिहासिक एवं रोचक प्रक्रिया मुंडा जन श्रुतियों में मौजूद है। प्राचीन काल में झारखंड की वर्तमान राजधानी रांची मुंडाओं का गढ़ था। कालांतर में मुंडाओं का भ्रमण बड़े पैमाने पर रांची से पूर्व और दक्षिण की ओर हुआ। उसी क्रम में बड़सी मुंडा का आगमन इस ओर हुआ। बोरोसेता के पत्थर पर उल्लेखित कुर्सीनामा के अनुसार 1690 के लगभग बड़सी मुंडा यहाँ आए। बाद में दूसरे किली के मुंडा भी आकर यहाँ बसे। साथ ही साहू और सिंह समाज के लोग भी आए। कुर्सीनामा लिखते हुए लेखक ने सभी सामाजिक समूहों का ध्यान रखा है। उन्होंने सभी समूहों की वंशावली प्रकाशित की है। आज इस गांव में जो चौक और बाजार बने हैं उनका नामकरण भी गांव के पूर्वजों के नाम पर है। यह पूर्वजों के प्रति स्थानीय लोगों का सम्मान तो है ही, यह उस सांस्कृतिक वर्चस्व के विरुद्ध भी की गई प्रतिक्रिया है जो बाहर से संस्कृति के नाम पर आयातित होकर आता है। यह गांव किसी समाज की सामाजिक सांस्कृतिक निर्मित और उसके परिवर्तन का सूचक है। यह उस समाजशास्त्र का सूचक है जिससे झारखंड का समाज बना है। यह भारतीय सामाजिक संरचना में मौजूद विविधता का द्योतक भी है। समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तकों में गांव की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को समझने की कोशिश की। ऐसा अध्ययन समाजशास्त्र के साथ इतिहास लेखन को भी नया आयाम देता है। लेकिन इतिहास के मामले में कई बार हम इतने अभिजनवादी हो जाते हैं कि अपने ही पूर्वजों के इतिहास को नज़रअंदाज कर जाते हैं। उनकी जिजीविषा और ज्ञान परंपरा से खुद को दूर कर लेते हैं। किसी गांव के नाम की व्युत्पत्ति के द्वारा उसके इतिहास को समझने की कोशिश के बहुत कम उदाहरण हैं। हमारे मानस में यह बात बैठी हुई है कि किसी स्थान या जगह को राजा महाराजा का प्रभुत्वशाली लोगों द्वारा ही बसाया जाता है। समाजशास्त्री बद्री नारायण के अनुसार लोक संस्कृति में निहित इतिहास को डिकोड किया जाना चाहिए।
बोरोसेता गांव के नामकरण से जुड़ी लोक कथा को डिकोड करने पर हम आदिवासी जनों की रचनात्मकता, स्वायत्तता और जीवटता से परिचित होते हैं। यह ऐसी प्रवृत्ति है जो उनकी मौलिक चेतना को दर्शाती है। हम अपने गांव का अध्ययन कर इस दिशा में पहल कर सकते हैं और ज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में गहरे धंसे औपनिवेशिक वर्चस्व के विरुद्ध हस्तक्षेप कर सकते हैं। अब अगला विषय है देश दुनिया से जर्मनी और पोलैंड को जोड़ता संस्कृति रेल। बर्लिन से ब्रोक्लाव के बीच चलने वाली रेल सेवा परिवहन का जरिया ही नहीं, एक सांस्कृतिक अभियान भी है। सफ़र के दौरान यात्रियों को साथ आने का मौका मिलता है और पड़ोसी संस्कृति का नज़ारा लेने का भी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और पोलैंड के दक्षिण पश्चिम शहर ब्रोक्लाव के बीच एक संस्कृति रेल 2016 से चल रही है। ये 4.5 घंटे की रेल यात्रा है। इतना वक्त बहुत होता है यात्रियों को संस्कृति से रूबरू कराने का। सफ़र के दौरान यात्रीगण लेखकों, संगीतकारों और कलाकारों से मुलाकात करते हैं, एक लाइब्रेरी का दीदार करते हैं और उन्हें देखने को मिलती है एक अस्थायी प्रदर्शनी। ये प्रोजेक्ट मूल रूप से 6 महीने की अवधि के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इतना सफल रहा कि कभी बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ब्रोक्लाव शहर के पूर्व मेयर रफाल द्रुतिएविच का कहना है कि जर्मनी की ओर से सांस्कृतिक जुड़ाव के विचार को अमली जामा पहनाने और उसे कामयाब बनाने के लिए रचनाधर्मी युवाओं की एक समूह प्रमुख भूमिका निभाई। प्रोजेक्ट शुरू होने से काफ़ी पहले थिएटर की जानकार इवा स्त्रीचिंस्का बिले और अनुवादक नताली बसरमन ने निर्माता निर्देशक ओलिवर स्वापात्स से जर्मन पोलिश उद्यम को अमल में लाने के लिए मुकाबला की। वर्ष 2016 की 30 अप्रैल को जब कल्चर ट्रेन बर्लिन के लिस्टेनबर्ग स्टेशन से अपने पहले सफ़र पर रवाना हुई तो स्वापात्स की टीम को डर था कि लंबी यात्रा के कारण कोई भी रेल में नहीं चढ़ेगा। आखिर में वे सब हैरान रह गए। लोगों को हुजूम टूट पड़ा। आयोजकों के सामने व्यापक पैमाने पर लोगों को आकर्षित करने वाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को तैयार करने की मुश्किल चुनौती थी। एक व्यापक ऑडियंस को लक्षित एक बुनियादी स्कीम बनाई गई ताकि लोग एक दूसरे से बातचीत में व्यस्त हो सके। अब अगला विषय है तकनीकी दौर में मन की संभाल। कहते हैं कि इंसान पर संगत का असर जरूर होता है, परिवेश व्यवहार को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। ऐसे में आज के तकनीक परिवेश में मानवीय व्यवहार पर पड़ने वाले असर को लेकर भी सजग रहना जरूरी है। इंसान तकनीक से घिरा है तो मन को मशीनी हो जाने से बचाना जरूरी है। संवेदनाएं ना रही तो साथ संवाद से सहजता गुम हो जाएगी। भावनाएं रीत गई तो स्नेह की जगह असुरक्षा का भाव ले लेगा। दूसरों को समझने की सोच से दूरी बनी तो बातचीत करना बटन दबाकर हाँ या ना कह देने जैसा भर लगेगा। इंसान का मन
किसी मशीन का कल पुर्जा नहीं है। इसे संभालने के लिए समझ भरी कोशिशें जरूरी हैं। अनुशासन की राह पकड़े बिना न अपने बर्ताव को समझा जा सकता है और न ही वैचारिक ठहराव के बिना मनोदशा को। हमारा बातचीत करने का ढंग भी औपचारिक सा हो गया है। अवाध सूचनाओं के दौर में हम तक आ रहे समाचार भी मन को विचलित करते हैं, लेकिन अपने मन को मशीनों से लेकर मशीनों से मिल रही इस अनचाही सामग्री से बचाएं। जीवन मशीनों की क्लिक और टिक टिक तक सिमट रहा है। बहुत से लोग वॉइस कॉलिंग के बजाय टेक्स्ट संदेश भेजना पसंद करते हैं। टेक्स्ट संदेश के रूप में ही जानकारी या सूचना प्राप्त करने को प्राथमिकता देते हैं। मुट्ठी में मौजूद स्मार्टफोन ने संवाद बढ़ाया है, पर असल में कहने सुनने की आदत छीन ली है। याद रहे, कहने सुनने के संवाद में एक साझेदारी होती है। सुनने के भाव में गंभीरता और कहने में अपनापन होता है। वह साझा भाव रीत रहा है। बातचीत कहने सुनने की राह खोलती हैं, इसलिए दिमाग को तकनीक के तरीकों में पूरी तरह उलझने से बचने के लिए कहना सुनना जारी रखना ही होगा। सब कुछ संदेश भेजने तक सिमटना मनमर्जी से किसी को जवाब देने का परिवेश भी बनाता है। इसमें मानवीय व्यवहार की सहजता नहीं रहती। अनुभूतियों का आधार ही इंसानी मन को अन्य जीवों से अलग बनाता है। हालिया वर्षों में तो भावुकता को अपना ही मन दुखाने वाला इमोशन मान लिया गया। किसी भी बात पर क्यों परेशान होगा या वह सोचकर क्या मिलेगा, उसे उसके हाल पर छोड़ दो जैसी सीख अब आम है। खेल हो या संवाद मशीनों के माध्यम से ही हो रहा है। इस मशीनी माहौल के बाहर भी झांकें। तकनीक का विवेकशील इस्तेमाल कर अपने विचारों की सहजता को बचाएं। अपनी हो या दूसरों के मन की भावनाएं बोझ नहीं होती हैं। दूसरों की ज़रूरतों और परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील बनना मानवीय जीवन का सबसे सुंदर पक्ष है। इसलिए इंसान मन को मशीनी होने से बचाने वाली भावनाओं को सहेजना जरूरी है। अब अगला विषय है आपके पत्र से, जान से खिलवाड़। दो वक्त की रोटी सबके लिए ज़रूरी है और उसका जुड़ाव हम सब कर ही लेते हैं। फिर क्यों कुछ लोग अधिक पाने की चाहत में गलत काम करने लग जाते हैं और खुद और दूसरों की जिंदगियां तबाह करने में लग जाते हैं। बीते दिनों धनबाद के तोपचाची की सब्जी मंडी में एक बाइक की डिक्की में रखे अवैध विस्फोटक जिलेटिन के कारण बाइक सवार सहित सब्जी बेचने वाली 7 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। ऐसी महत्वाकांक्षी किस काम की जो अनमोल जीवन को तबाह करें। ऐसी घटनाएं मानव जीवन को कलंकित करती हैं, इसलिए हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। अगला टॉपिक विषय है ठंड से परेशानी। देश के अनेक हिस्से कंपाती ठंड का सामना कर रहे हैं। पारा लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में चौक चौराहों, सड़कों के किनारे, फुटपाथों, खुले आसमान के नीचे रात की ठंड को चुनौती देते लोग नज़र आ जाते हैं। उन्हें देख प्रेमचंद रचित पूस की रात कहानी के प्रत्यक्ष दर्शन को जाते हैं। गरीबों को ठंड से बचाने के लिए सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ साथ आमजन को भी आगे आने की ज़रूरत है। यही मानवता है। अब अगला विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सत्याग्रह।
वर्तमान विश्व में चारों ओर आंदोलन एवं सत्याग्रह की लहर छाई हुई है। जहाँ भी देखो कोई ना कोई अपने हक की लड़ाई के लिए छोटे बड़े आंदोलन कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में तो हम सब ने देखा कि कैसे उग्र जन आंदोलनों ने बड़ी बड़ी सरकारें उखाड़ कर रख दी, परंतु क्या इससे हर समस्या का हल निकला? इस विषय पर भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, पर आम आदमी की धारणा बन चुकी है कि वर्तमान परिवेश में शांतिपूर्ण तरीकों से विरोध प्रदर्शन व आंदोलन करने से कोई हल नहीं निकल पाएगा। इसलिए आज जनमानस में यह भावना उग्र होती जा रही है कि अपने हक की लड़ाई के लिए हड़ताल, घेराव समेत अन्य संबद्ध तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। परंतु इस जद्दोजहद के बीच हम यह हकीकत भूल जाते हैं कि आज जिस दुर्दशा की हालत में हैं उसका जड़ बिंदु यही विधियां हैं। इतिहास गवाह है कि युगों से चलती आ रही लड़ाइयों से किसी का भी कल्याण नहीं हुआ है और न ही आगे होगा। बावजूद इसके आज भी देशों के बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिसका दुष्परिणाम संपूर्ण विश्व को भुगतना पड़ रहा है, शायद आगे भी भुगतना पड़े। यदि हम सब अपने शांति के स्वधर्म में सदैव स्थित रहें तो क्या कोई युद्ध या सैन्य बल की हमें आवश्यकता पड़ेगी। हमारे सामने आज ऐसे कितने उन्नत देशों की मिसालें हैं जहां अहिंसा एवं शांति की शक्ति से एक नई क्रांति हुई। अतः हमें हमारे पूर्वजों से वही प्रेरणा लेकर उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर फिर से वही सत्याग्रह शुरू करना होगा। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने जीवन में सत्यता एवं अन्य दिव्य गुणों को धारण करना होगा, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ विजय निश्चित है और जहाँ गुण है वहाँ बाकी सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। अतः वर्तमान परिवेश में यही सच्चा सत्याग्रह है। जब हम हर प्रकार के दुष्ट विचारों और प्रभावों से मुक्त हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में केवल सत्यम शिवम सुंदरम बाकी रह जाता है। इसी के साथ संपादकीय प्रभात 17 जनवरी का समाप्त होता है।